विश्व के महान लोकतंत्र के गणमान्य नागरिकों, आप सबको पत्रकार अजय नागेश्वर का बहुत बहुत नमस्कार। और आज के हमारे खास मेहमान हैं मोहन चंदेल जी। सर, हमारे दर्शकों को आप आपका छोटा सा परिचय दे दीजिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहन सिंह चंदेल है और मैं ग्राम कलबोड़ी विकास खंड कोरई जिला सिवनी का निवासी हूँ। और वर्तमान में मैं सिवनी से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हूँ। यही मेरा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमने सुना है जब आप पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल की, उस समय आपके साथ दो घटनाएं घटी थी। कौन सी थी और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, मेरे साथ नहीं, एक्चुअल वो घटनाएं अपने आप में वो घटनाएं ही थी। जी जैसे कि मैं जब 11th का स्टूडेंट था जी 1984 में, तो इंदिरा जी की हत्या उस समय हुई। 30 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हो गई। जी जी और पूरे तमाम स्कूल कॉलेज देश के बंद रहे। जी तमाम विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन उसमें मिला। जी और इंदिरा जी के बारे में तमाम अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में बहुत छपता था। जी तो उनके बारे में पढ़ पढ़ के मुझे कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस जैसी महान संस्था के बारे में जानने का अवसर मिला, उनके नेताओं के बारे में। और मेरी विचारधारा कांग्रेस की तरफ मुड़ गई। तो मैंने उसके बाद ही से कांग्रेस का जो छात्र विंग है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, NSUI, जी फिर उसके बाद मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और दूसरी घटना का और मेरे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, वो ये थी कि हमें उस समय हिंदी के हमारे एक व्याख्याता थे, जी बैनी प्रसाद शुक्ला जी। तो उन्होंने हमको बताया कि जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जो महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, जी उन्होंने बताया कि इनका जो निधन है, वो बताया कि वो सिवनी से 10-12-15 किलोमीटर नागपुर रोड में हुआ है। तो ये सुन के मैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हुआ और थोड़ा मुझे एक उत्सुकता भी जागी कि मेरा जो गांव है यहाँ से 16 किलोमीटर पे, जी ग्राम कलबोड़ी। अच्छा तो मुझे लगा कि ये हो ना हो उसके अंदर ही होगा। और उस दौरान मैं साइकिल से रोज आना जाना करता था पढ़ने के लिए। कहाँ आते थे आप? सिवनी मल्टीपर्पज 16 किलोमीटर यानी? 16 किलोमीटर साइकिल जी से। जी जी कक्षा 9वीं से 11वीं तक मैं यहीं। तो मैंने आते जाते मैं रास्ते के दोनों तरफ देखता था कि सुभद्रा जी का निधन आखिर हुआ कहाँ है, किस जगह में है ये? हाँ ना उसके इसको जानने की बहुत उत्सुकता थी। ना कोई निशान कभी देखने को मिले ना कुछ। जी फिर क्या हुआ कि मुझे घर में ही, फिर एक दिन हमारे ठंड के दिन थे, हमारे घर में हमारे दादाजी हैं कोमल चंद जी, और गांव के एक बुजुर्ग थे समन लाल जी, तरवर दादा, ये सब लोग बैठे हुए थे। और हमने जिक्र किया कि सुभद्रा जी का निधन जो है यहीं कहीं हुआ है और हम उसके लिए बहुत तलाश में। तो उन्होंने बताया कि एक जो बड़ी नेता और लेखिका है, उनका निधन तो बोले अपने गांव के यहीं हुआ है, एक्सीडेंट में गांव के किनारे, उन्होंने बताया। और फिर वो जगह भी उन्होंने बताई, तो वहाँ एक पत्थर भी रखा हुआ था। फिर मैं जाके उसको देखा, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि चलो ये तो हमारे गांव में ही हुआ है। तो फिर हमने उस स्थान पर थोड़ा उसको पुतवाया, वहाँ एक स्मारक टाइप का बनाया। और कालांतर में फिर हम उसके बाद जैसे ही कॉलेज में गए, तो उनकी स्मृति में हमने वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन चालू किया गांव में। प्रतिवर्ष होता है? प्रतिवर्ष उस समय चालू किए थे। अच्छा। एक हमने एक संस्था बनाई हमारी, युवा जागृति क्लब करके, और फिर उसके माध्यम से उसको। और फिर उसके बाद फिर जब मुझे 1994 में जी जब जनपद अध्यक्ष बनने का अवसर मिला, तो फिर मैंने उस स्थान पर एक बढ़िया स्मारक, भव्य स्मारक सुभद्रा जी का मैंने बनवाया। और उसके बाद से फिर वहाँ पे उनकी स्मृति में आयोजन और कवि सम्मेलन का हम लोगों ने प्रारंभ किया। ये मेरा मतलब उस घटना से ये मुझे। तो सर, आप बचपन से क्या बनना चाहते थे? राजनीति को और आपका रुझान कैसे हो गया?
देखिए, राजनीति के तरफ रुझान तो ऐसा बचपन में तो कभी सोचे नहीं थे जी। भाई। देखिए, हर बच्चा ये सोचता है कि वो पढ़ लिख के कुछ रोजगार में जाएगा, नौकरी करेगा, इस तरह की बातें हैं। पर वो मेरे मन में शुरू से उस तरफ रुझान नहीं गया। और मैं जैसे ही NSUI का मेंबर बना जी। तो धीरे धीरे मैं राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ता चला गया। बढ़ते चले गए। और मुझे ईश्वर की कृपा से और पार्टी के नेताओं के माध्यम से, इस लोकतंत्र का भी आपने नाम लिया, महान लोकतंत्र के हम लोग निवासी हैं, जी। तो उसी महान लोकतंत्र की जो महिमा है उसके अंतर्गत मुझे, जब मैं कॉलेज से निकला LLB करके 94 में, 94 में, जी। मुझे तुरंत चुनाव लड़ने का अवसर मिला और लोगों ने मुझे जिताया और मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष बना। इसलिए मैं इस राजनीति के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। जी। सर, हर साल आप 2 अक्टूबर को आपकी एक पद यात्रा निकलती है, इसका क्या उद्देश्य है और कितने साल हो गए ये यात्रा आप निकाल रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 2 अक्टूबर को हम पदयात्रा निकालते हैं, तो मैंने जैसा बताया कि मैं 1994 में जनपद पंचायत कोरई का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। जी। सीधे कॉलेज से निकला था तो ये एहसास हुआ कि भाई आखिर मुझे करना क्या है, मेरी जवाबदारियां क्या हैं। तो चूंकि पंचायत राज पूरे प्रदेश में नया नया लागू हुआ था, बल्कि पूरे देश में ही उस समय पहली बार लागू हुआ था और मध्य प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। माननीय दिग्विजय सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। तो बहुत सारे प्रशिक्षण होते थे, तमाम सरकारी प्रशिक्षण, अध्ययन सामग्री। तो मैं पढ़ता था, मैंने पढ़ा कि गांधी जी ऐसा सोचते थे, गांधी जी के सपनों का ये था। गांधी जी सोचते थे कि गांव स्वावलंबी बने, ग्राम स्वराज आए। तो उसमें गांधी जी ने जो बातें लिखी थी उससे मुझे प्रेरणा मिली कि गांधी जी भी सोचते थे कि आज़ादी का मतलब केवल चंद लोगों तक उसका अर्थ ना रहे, आखिरी छोर तक जो पहुंच विहीन क्षेत्र है उसको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि इस आज़ादी में मेरा भी योगदान है और ये देश में मेरा भी हिस्सा है। इस संदेश को और इस भावना का एहसास करने के लिए मैंने पदयात्रा करने का निर्णय लिया। और 2 अक्टूबर 1994 को हम लोग ग्राम कलबुड़ी से ही पदयात्रा की शुरुआत हुई। और ये आज इसको ये समझ लीजिए कि ये जो वर्ष है 30वां वर्ष रहेगा, कंटिन्यू, आज तक कभी खंडित नहीं हुआ। बीच में 1-2 मौके ऐसे आए कि मुझे 2 अक्टूबर के दिन क्षेत्र से बाहर रहना पड़ा। तो मेरे गुरु हैं जो हमारे राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरे मार्गदर्शक हैं, स्वामी बलवंतानंद जी महाराज, उन्होंने कहा कि पदयात्रा खंडित नहीं होना चाहिए, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी पत्नी को भेजो। और ऐसे इन 30 सालों में 2 मौके आए कि मैंने इनको पदयात्रा करने भेजा और ये गई और ये अनवरत चालू है। सर, जो 30 सालों से आप लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, तो कितना किलोमीटर का आपने पदयात्रा कर चुका अब तक? देखिए, इसको जोड़ा तो नहीं गया है मगर एक अनुमान है, क्योंकि आज के 2 साल पहले हमने एक अनुमान लगाया था, उस समय 9,500 करीब का तो हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अब ये मान के चलिए कि अब पिछले साल और हुई है, 100-200 किलोमीटर और जुड़ जाएगा, लगभग 9,500 तो अपन मान के चले अभी तक। जी जी जी। क्योंकि कभी लंबी भी रहती हैं, कभी छोटी भी रही हैं। बीच में 2-3 साल तो क्या है कि कोरोना के कारण बहुत ही सीमित और संक्षिप्त करना पड़ा। जी। पद यात्रा का सर कोई किस्सा बताइए जो आपको याद हो, दिलचस्प किस्सा। देखिए, उसको दिलचस्प तो नहीं बोल सकते, पर ये बोल सकते हैं कि ऐसे तो अनेकों हैं जी। पर जब मैं पदयात्रा करने का विचार आया था तो जब मैं हमारे गुरु बलवंतानंद स्वामी से मार्गदर्शन लेने गया कि महाराज जी पदयात्रा का विचार आया है और इस तरह से है, तो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम विचार है और तुमको करना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि भगवान, इधर जहाँ मुझे जानते हैं लोग वहाँ तो ठीक है कि जाएंगे, रातों में
खाना भी मिल जाएगा, मगर कोई ऐसी जगह हुई जहाँ कोई पहचाने ही का नहीं मिला, और अगर किसी ने खाना ही नहीं दिया तो हमने कहा हम तो उधर से भूख में ही मामला वो हो जाएगा। फिर ये है कि कोई और जाएगा लाने तब आ पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने बोला मोहन अपना ये जो देश है भारत देश, यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा दिया गया, अतिथि देवो भव। और बोले पुराने ज़माने में जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, नदी नाले आ जाते थे, तो जब दूसरे गांव के लोग रास्ते में जहाँ नदी आ गई, नाला आ गया, जंगल आ गया और रुक जाते थे तो लोग उनको खाना खिलाते थे। आखिर में सोने के पहले पूछे ही लेते थे कि भैया तूने खाया? तो बोले तुमको अपने जिले में खाने की तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई ना कोई पूछ ही लेगा, बोले तुम्हें एक बार। तो मैंने कहा भगवान बस एक ही अड़चन थी भोजन की, बाकी जो दूसरी चीज़ है उन्होंने बोला इतनी तकलीफ ज़रूर होगी कि तुमको सोने के लिए अच्छा बिस्तर ना मिले, कहीं झोपड़ी में सोना पड़े कभी। मैंने कहा महाराज हमको तो चटाई में भी नींद आ जाती है, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो फिर ये निर्णय पक्का हुआ कि फिर करना है। कहाँ एक किस्सा जो वो अधूरा रह गया, ये तो मेरा बताया कि ये विचार से शुरू हुई, इसका हमको प्रत्यक्ष प्रमाण कब मिला, जब हम घनसौर क्षेत्र के नर्मदा तट के जब पदयात्रा में थे, तो एक गांव पड़ता है घनसौर में, बीजासेन एरिया में, लहड़ी कोल नाम का, कभी आप जाएंगे, हालांकि हमारे ज़िले के और भी लोग सुन रहे होंगे, लहड़ी कोल करके एक जगह है। तो हमारी पदयात्रा उस तरफ निकली, उस समय मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष था, 2010 का वाकया है, आज से 13 साल पहले का। तो वहाँ लहड़ी कोल चूँकि काफ़ी इंटीरियर का गांव है, तो वहाँ के जो जनपद के सीओ वगैरह थे, सचिव थे, पंचायत इंस्पेक्टर थे, उन्होंने देखा कि ये गांव है और यहाँ सुविधाएं नहीं हो पाएंगी, तो उन्होंने, चूँकि मैं उस समय जिला पंचायत का अध्यक्ष था, तो वहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर एक कोई अच्छी सी जगह में उन्होंने रहने की व्यवस्था करवा दी। और मुझे आके उस गांव के शुरू में उन्होंने बताया कि आपको यहाँ यात्रा करके फिर वहाँ रुकना है। तो मैंने उनको ये बताया कि चूंकि प्रोग्राम हमारा जारी है और उसमें लिखा है कि लहड़ी कोल में रात्रि विश्राम है, तो मैंने बोला कि श्रीमान मैं तो रात यहीं रुकूंगा। तो चूंकि उन्होंने अब वहाँ कोई तैयारी नहीं की थी और उनको लग रहा था कि यहाँ कुछ व्यवस्था हो नहीं सकती, तो उन्होंने बताया नहीं और सब चले गए, केवल हम पदयात्री लोग बचे, एक आध लोग स्थानीय थे हमारे पंच वगैरह, और हम लहड़ी कोल पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई। रात का 10-11 बज गया, लोग गांव में लगभग सो चुके थे और वहाँ किसी को बताया भी नहीं गया था। केवल हम जब वहाँ गए तो एक चबूतरा मिला, सभा मंच, वहाँ गए, देखा वन समिति लिखा हुआ है, फिर घर वालों को उठाए तो वो संयोग से वन समिति के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने बताया कि नाकेदार साहब ने ज़रूर बताया था कि कोई आने वाले हैं, मगर फिर ये बताया कि यार अब यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो दूसरी जगह जाने वाले हैं। तो हमने कहा भाई हमारा तो यहीं कार्यक्रम है। तो मुझे उनकी इस बात को सुनकर बड़ा आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। उन्होंने बोला कि हमारे साथ कुछ आदिवासी लोग भी थे, उन्होंने पूछा अपनी भाषा में कि भाई इन्होंने खाना खाया कि नहीं आप लोगों ने? तो उन्होंने बोला कि खाना नहीं खाया है। तो वो उन्होंने हमको बोला कि आप लोग बैठिए। उन्होंने दरी लाया, सबको बिठाला, पानी पिलवाया और अपनी वन समिति की कुछ महिलाओं को उन्होंने उतनी रात को उठा के लाया और उतनी रात को उन्होंने दाल चावल बनवाया जिद करके और उतनी रात को उन्होंने खिलवाया। बहुत ही सुखद प्रसन्नता और इतना स्वादिष्ट भोजन की मैं समझता हूँ कि आज भी याद है। आज भी याद है। यानी इतना आत्मीय प्रसन्नता मुझे मिली और हमको ये एहसास हुआ कि इस देश में, इस जिले में कोई भूखा तो नहीं सो सकता। और रात भी हम वहीं रुके, सुबह वहीं नर्मदा मैया के तट पे स्नान किए और फिर हम आगे की ओर निकले। जी। ये यात्रा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके समाप्त होती है? कितने दिन की रहती है, कितने घंटों की रहती है? ये नागेश्वर जी, इसका कोई ऐसा तय नहीं रहता। ये लोग तो, हम जो हर साल पदयात्रा के पहले हम लोग तय करते हैं हमारे पदयात्रियों के साथ बैठ के कि कहाँ से निकालना है और कहाँ इसका समापन करना है। इसकी अवधि भी हम ही लोग तय करते हैं, ऐसा कोई इसकी कोई डिमांड नहीं रहती।
तो जैसे इस बार अभी हम लोगों ने 12-13 दिन की यात्रा का इस वर्ष अभी प्लान किया है और इसका शुरुआत हम गांधी चौक शुक्रवारी से करने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथियों के साथ परामर्श में ही तय हम लोग करते हैं। सर इस यात्रा से क्या कुछ आपको सीखने को मिला? बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। लोगों के बारे में जाना, लोगों के जनजीवन के बारे में जाना, लोगों के रहन सहन के बारे में जाना, लोगों के खान पान के बारे में भी, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहीं का भोजन होता है, तो सबके अपने अपने व्यंजन हैं, लोग अपने आत्मीयता से खिलाते हैं। ये सब कुछ जानने को मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे और भी अन्य साथी हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, पढ़ रहे हों और समाज सेवा में हों, समय समय पर उनको भी जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो भी लोग पर्यटन या घूमने फिरने का शौक़ रखते हैं, उससे कुछ ना कुछ सीख हमको ज़रूर मिलती है। सर जी, गांधी जी की विचारधारा आज के दौर में कितनी फिट है? गांधी जी की विचारधारा कल भी उतनी ही प्रासंगिक थी जी, और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, और आगे भी जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक प्रासंगिक रहेगी। क्योंकि गांधी जी जो हैं अमन और शांति चाहते थे, और कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया हो, वो तरक्की तभी कर सकती है जब शांति होगी और सद्भाव होगा। वो इंसान में आत्मीयता का भाव देखना चाहते थे। उनके मन में किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, और इसीलिए उनकी ये जो भावना है कल भी प्रासंगिक थी, आज भी है, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक प्रासंगिक है। सर आप अभी ऐसा चर्चा चल रही है, आप विधानसभा चुनाव के प्रबल दावेदार हैं। यदि आपको एक मौका दे दिया जाए तो क्या करने की चाहत है आपकी? देखिए, अभी आपने कहा कि चाहत है। अब राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि पार्टी ने भी पिछले बार मुझे मौका दिया था जी। मैं पार्टी का और समस्त मतदाताओं का, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिवनी विधानसभा के समस्त मतदाता बंधुओं का, पार्टी कार्यकर्ता साथियों का, सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सबने इतना सहयोग दिया। हार जीत अपनी जगह है, पर 78,000 वोट मुझे यहाँ से मिला, लोगों ने दिया, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और रही बात अभी, तो ये पार्टी का हाईकमान इस बात का फैसला लेगा कि किस व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाना है। चूँकि ठीक है, मैं भी एक दावेदार तो हुई हूँ, मगर हमारे और भी साथी हैं और सभी अच्छे दावेदार हैं, सब एक से बढ़ के एक हैं। इसलिए अब जिसको भी मौका मिलेगा, मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, जैसा आपने पूछा, अगर मुझे मौका मिलता है और सिवनी विधानसभा की जनता अगर मुझे विजय श्री दिलवाती है, तो कुछ चीज़ें हैं। जैसे आज आप देखते होंगे कि सिवनी शहर में अभी आप देख रहे होंगे कि सिवनी अस्पताल से अगर किसी को नागपुर जाना हो, वो कितना ही इमरजेंसी में, केवल एकमात्र सड़क है बस स्टैंड से बुधवारी होके। आज वो बुधवारी बस स्टैंड का नाला का एक तरफ का तोड़ दिया जाता है, इतना आवागमन कष्टदायक हो जाता है। कोई इमरजेंसी में हो, जिसको तत्काल नागपुर पहुंचना हो, तो आधा से 1 घंटा तो केवल उसको छिंदवाड़ा चौक पहुंचने में लग जाते हैं। कोई त्यौहार आता है, पूरी बुधवारी में इतनी दुकानें और इतने लोग रहते हैं, कभी कोई लोग निकल नहीं पाते। मैं समझता हूँ यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अदूरदर्शिता के कारण हमारे शहर का ये बदहाल है। मैं सबसे पहले तो इस मार्ग का, इसको फ्लाईओवर के माध्यम से और इसके पैरेलल समानांतर रूप से एक भैरवगंज से प्रतापपुर रोड और उस तरफ छिंदवाड़ा रोड के तरफ, और एक कटंगी रोड साइड से, मतलब 2-3 पैरेलल रोड और बहुत ज़रूरी है, जो हमारे सिवनी शहर की बुनियादी आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि सिवनी में नौजवानों की, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई अच्छे शिक्षण संस्थान नहीं है। बरसों से हमारा एक पॉलिटेक्निक खुला हुआ है,
बेचारा वही पुराने ढर्रे पे चल रहा है, जबकि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। भाई उसको थोड़ा सा उसकी टेक्नोलॉजी में उसको अपग्रेड करके उसको थोड़ा स्तर उसका बढ़ाया जा सकता है। और बाकी चीज़ें और भी हैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में हमको सोचना चाहिए, और बाकी और तकनीकी शिक्षाओं के बारे में है। मेडिकल के बारे में अभी चूँकि मामला अभी चल ही रहा है, मेडिकल की का भवन तो बनने को प्रोसेस चालू है, मगर उसको आईएमसी की अनुमति मिलकर वो शीघ्र चालू हो जाए।